हेलो गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये तीसरा टेस्ट सीरीज है। इसके पहले भी टेस्ट सीरीज के वीडियो अपलोड किए गए हैं भूगोल के, आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं और यहाँ से देखते हैं कि ये तीसरा टेस्ट सीरीज का ये पहला प्रश्न है कि देख लीजिए कि बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था। ये बताना है कि किस वर्ष बिहार में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप आया था। तो इसका सही जवाब है कि 1934 में आया था और ये 15 जनवरी 1934 को बिहार में सबसे विनाशकारी भूकंप आया था, जिसका एपी सेंटर यानी कि जिसका जो अधिकेंद्र था वो पूर्वी नेपाल में था और यह लगभग जो है कि कलकत्ता तक भी इसका अनुभव किया गया था, यानी कि एपी सेंटर से 650 किलोमीटर दूर इसके झटके महसूस किए गए थे। और दूसरा प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम कब गिराया गया था। जापान के देखिए यहाँ पे दिया है हिरोशिमा शहर पे। आपको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी ये दो ऐसे शहर थे जापान के जहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था। हिरोशिमा पर बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को और जबकि 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी पर। और ये जो बम के नाम थे यानी कि लिटिल बॉय और फैट मैन, इसके बमों के नाम थे। और यहाँ से तीसरा ये 73वां प्रश्न है कि निम्नांकित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है यानी कि पश्चिम चंपारण है, यानी कि पश्चिमी चंपारण इसका सही जवाब होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है बिहार में और इसका क्षेत्रफल जो है कि ये 5228 वर्ग किलोमीटर है। और इस तरीके से नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि एक और बात जान सकते हैं कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बिहार का कौन सा है तो शिवहर है और जिसका क्षेत्रफल मात्र 443 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य में कितने प्रमंडल में 4 जिले से अधिक जिले शामिल हैं। तो ऐसे प्रमंडलों की संख्या भी 4 हैं जिसमें 4 से अधिक जिले शामिल हैं, यानी कि पटना, मुंगेर, मगध और तिरहुत, ये ऐसे 4 जिले हैं जिसमें 4 से अधिक जिले शामिल हैं, यानी कि कम से कम 5वां जिले इसमें हैं। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। बताना है कि हीराकुंड परियोजना ये किस नदी पर है। देख लीजिए महानदी इसका सही जवाब होगा। और जो हीराकुंड बांध है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बांध है, यानी कि 4800 मीटर इसकी लंबाई है। और महानदी का जो उद्गम स्थल होता है यानी कि वो अमरकंटक में होता है। इस तरीके से सही जवाब इसका महानदी है। और सॉरी यहाँ से देख सकते हैं महानदी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत हैं, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा नदी हैं। यानी कि गंगा नदी को देखें तो वास्तव में ये भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है एक तरीके से। गंगा नदी की कुल लंबाई हम जानते हैं कि 2525 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती हैं। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि कद्रेमुख, देख लीजिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है कि कद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है। और इसका सही जवाब है यानी कि ये मैंगलोर यानी कि कर्नाटका से इसका निर्यात किया जाता है। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। और अगर देखा जाए तो वर्तमान में अगर देखें तो सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडार किस राज्य में है तो उड़ीसा में है। और इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाले संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं। इसे जलद मरुमध्य कहा जाता है, जो 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली जो संकरी पट्टी होती हैं। और नेक्स्ट है कि भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है यानी कि उसको रिक्टर पैमाना कहा जाता है। और रिक्टर पैमाने की जो खोज किया था यानी कि 1935 में इसका खोज हुआ था। अमेरिका के वैज्ञानिक थे और उनका नाम था चार्ल्स रिक्टर और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रिक्टर पैमाना रखा गया है। रिक्टर जो पैमाना होता है उस पर अगर भूकंप की तीव्रता अगर 5 तक होती है तो वो भूकंप ज़्यादा झटके का नहीं होता है, यानी कि ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। लेकिन जब अगर रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता अगर 6 या 6 से ज़्यादा होती हैं तो वो काफ़ी भयानक रूप ले लेता है। और नेक्स्ट है यहाँ से कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट ये उत्तरांचल में है और इस तरीके से इसका सही जवाब है। और जिम कॉर्बेट के नाम पे इसका नाम रखा गया है। 1936 में इसे बनाया गया था और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क भी है। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नोक्त क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है। चीड़ के वनों से संबंध कौन सा है तो भारत का जो उत्तराखंड राज्य हैं ये चीड़ के वनों से संबंधित हैं, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन में उत्तराखंड है ही नहीं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है। क्षोभ मंडल में पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और
हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे निचले परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, जहाँ पर मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, जैसे बिजली का गरजना, बादल का ये सब गरजना होता है ये सब। और तो इस तरीके से क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो सही जवाब है यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, सदाबहार जो बरसाती वन होते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न होते हैं कि भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल में काट ली जाती हैं? ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब गेहूँ होगा, यानी कि रबी और खरीफ की बात करें तो इसमें रबी फसल है, क्योंकि गेहूँ जो है कि रबी की फसल है और रबी फसलों को हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, जबकि अप्रैल या मार्च अप्रैल के महीने में उसे काट लिया जाता है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? यानी कि पृथ्वी पर सौर ऊर्जा प्राप्त किस विधि से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब यानी कि विकिरण है, और विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सूर्य से किसी पदार्थ से जो ऊष्मा तरंगे संचार के द्वारा सीधे गर्म होकर निकलती हैं और इसे ही विकिरण के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो देख लीजिए, मंगल और शुक्र इसका सही जवाब होगा, यानी कि पृथ्वी के ये दोनों ओर ग्रह हैं और इसे पृथ्वी, मंगल और शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ से एक प्रश्न देख सकते हैं कि अगला प्रश्न है कि चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? चक्रवात जो उत्पन्न होता है यानी कि निम्न दाब के कारण उत्पन्न होता है, और जब पृथ्वी पर हवाएं गर्म होती हैं तो ठंडी हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती हैं और ऐसी स्थिति में वहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। और यहाँ से दूसरा प्रश्न देख सकते हैं कि आबू की पहाड़ियों का जो गुरु शिखर है वो किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ये प्रश्न कई बार रिपीटेड हो चला है, आप देख सकते हैं विभिन्न सेटों में आपको देखने को मिलेगा। और इसका सही जवाब है कि ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, गुरु शिखर, और इसकी कुल ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर है। तो यहाँ से अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि भारत की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? घनी आबादी मतलब घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ का है? आप जानते होंगे बिहार इसका राइट आंसर है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और ये भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा है। जबकि सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, जबकि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अगला सवाल देखते हैं अब, निम्नलिखित में से पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था, बताना है कि कहाँ उसे स्थापित किया गया था। तो इसका सही जवाब है यानी कि नीलगिरी के क्षेत्र में, यानी कि नीलगिरी इसका आंसर होगा। और यहाँ पे सबसे पहला जो है कि वन्य जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था। और यहाँ से हम देखते हैं कि नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं कि ये चाय के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं ये नीलगिरी की पहाड़ी। और यहाँ से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताना है कौन सा है। देख लीजिए, K2 का नाम आप सुने होंगे, यानी कि जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 8611 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। और जबकि माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट जो है कि अपने भारत का नहीं है, बल्कि ये नेपाल में है, और ये विश्व की सर्वोच्च शिखर हैं। 8838 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कंचनजंगा और ये भी भारत की चोटी हैं, और नंगा पर्वत ये भारत की चोटियां हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह लाइन कौन सी हैं जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती हैं? आप देख सकते हैं जो रेड क्लिफ लाइन है और मैकमोहन लाइन है। ये मैकमोहन लाइन जो है ये हैं यानी कि भारत और चीन के बीच में है, जबकि रेड क्लिफ लाइन ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। जबकि ये सर क्रीक लाइन जो है ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीमांकन नहीं करती हैं, जबकि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तरीके से कहें कि ये विवाद का विषय है। और सरक्रिक जो ये लाइन है ये कहाँ है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित हैं। तो इस तरीके से अगला प्रश्न यहाँ का देख सकते हैं यहाँ से अगला प्रश्न इसका है 93 नंबर होगा, यानी कि तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खेतली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? क्योंकि खेतली जो है ये राजस्थान में अवस्थित हैं और यहाँ पर तांबा की खानें हैं। और खेतली राजस्थान में जो झुंझुनू ज़िला हैं ये झुंझुनू ज़िला में अवस्थित हैं, जो तांबा के खान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ से अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा, ये अगला प्रश्न है कि विशाल डेल्टा कहाँ है ये? तो
यहाँ से देख सकते हैं कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा होता हो ये है, ये विश्व का सबसे बड़ा विशाल डेल्टा है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में से निम्नलिखित में से कहाँ पर वर्षा होती है? ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा कहाँ पे होती है? पश्चिमी घाट पर वर्षा होती है। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? डांडिया ये गुजरात का है, आप पढ़े होंगे इसको। देखिए गुजरात के और भी लोक नृत्य हैं, जैसे आप देख सकते हैं गुजरात के और भी लोक नृत्य हैं, जैसे कि गुजरात का गरबा भी काफ़ी प्रसिद्ध है। गरबा, डांडिया, रासलीला ये सभी जो हैं कि गुजरात के हैं। महाराष्ट्र में लावनी है, ललिता है और तमाशा ये महाराष्ट्र का है, जबकि जो छऊ हैं, सरहुल ये सब झारखंड के हैं। और इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि बिल्ली बिल्ली का अभिप्राय क्या है? देख लीजिए बिल्ली बिल्ली का अभिप्राय क्या है। तो ये जो है कि ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात को बिल्ली बिल्ली के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए सही जवाब होगा। अधिकेंद्र ये भूकंप से संबंधित है। आप देख सकते हैं कि भूकंप का ही अधिकेंद्र होता है, जिसे एपी सेंटर कहते हैं, यानी कि सही जवाब इसका भूकंप होगा, यानी कि अधिकेंद्र जो है कि भूकंप से संबंधित होता है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत का खाद्यान्न उत्पादन लगभग कितना है? तो 70% इसका सही जवाब होगा। और यहाँ से देखते हैं कि भारत में कुल भूमि का 43% जो है कि वो कृषि योग्य भूमि है। और कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत के मामले में भारत जो है कि सबसे आगे है पूरे विश्व में, यानी कि यहाँ पर कृषि योग्य भूमि सबसे ज़्यादा है। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? सीढ़ीनुमा खेती कहाँ होती है? तो देखिएगा ये उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीनुमा खेती का प्रचलन है। कारण है कि वहाँ पे कृषि योग्य भूमि बहुत कम है, यानी कि मात्र 13% भूमि जो है कि वो कृषि योग्य भूमि के रूप में है, और इसलिए उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेती की जाती हैं। और इसके अलावा वहाँ पे समोच्च खेती, यानी कि जो काउंटर फार्मिंग है, और इस तरह से झूम खेती भी होती है वहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? चिपको आंदोलन उत्तराखंड में जो हुआ था, यानी कि चमोली जिला में ये आंदोलन हुआ था, और इसका संबंध जो है कि वृक्षों की कटाई से था, यानी कि वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। और ये सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रवर्तक बने थे। इस तरीके से इसमें एक और महिला का भी नाम था, यानी कि गौरा देवी का नाम आपने पढ़ा होगा, जिसमें कि गौरा देवी के नेतृत्व में ही महिलाओं ने पेड़ से चिपक करके इस आंदोलन को शुरू किया था। और नेक्स्ट है कि हालांकि बाद में उसे सुंदरलाल बहुगुणा ने ही आगे बढ़ाया था। फिर देखिएगा किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? किस प्रकार की चट्टानों का खनिजों में जमाव मिलता है? तो अवसादी चट्टान इसके लिए सही जवाब हैं। और चट्टानें जो है कि 3 प्रकार की होती हैं। आप जानते हैं कि आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और उपांतरित चट्टान है, जिसे हम कायांतरित चट्टान के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से कि भारत में टेलीफोन सेवा कब से प्रारंभ की गई थी? देख सकते हैं भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई थी 1881 ईस्वी में। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग, यहाँ से देखना है कि किस उद्योग के कारखानों की संख्या बिहार में सबसे ज़्यादा है? 104 नंबर ये प्रश्न है। और तंबाकू उद्योग इसके लिए सही जवाब होगा, यानी कि तंबाकू उद्योग की संख्या बिहार में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा वहाँ पे बिहार में और भी उद्योग हैं, जैसे कि लाख उद्योग हैं पूर्णिया में, कागज़ का उद्योग हैं, चमड़ा उद्योग है, सीमेंट उद्योग हैं, तंबाकू उद्योग ये मुंगेर, बक्सर, गया और आरा में है, जबकि बंदूक उद्योग ये मुंगेर में है, और दिया सलाई जो है ये कटिहार में बनाया जाता है। इस तरीके से कागज़ उद्योग आप देखते हैं तो डालमिया नगर में है, समस्तीपुर, दरभंगा, पटना, बरौनी, ये सब इसके लिए ऑप्शन है। और अगला प्रश्न है कि अस्तर रंजन विधि के मानचित्र में नीले रंग से किस प्रकार के भाग को दिखाया जाता है? अस्तर रंजन विधि में जो मानचित्र में नीले रंग जो दिखाया जाता है वो जलीय क्षेत्रों के लिए दिखाया जाता है, क्योंकि जल को ही हम नीला क्षेत्र से दिखाते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई इसके लिए सही जवाब होगा। उसमें देख लीजिएगा जो भूरे रंग दिखाए जाते हैं वो समोच्च रेखाओं के लिए दिखाया जाता है, लाल रंग से सड़क, भवन आदि को प्रदर्शित करते हैं, जबकि हरा रंग जो होता है वो पेड़ पौधों और वनस्पतियों के लिए होता है, जबकि जो पीला रंग है ये कृषि क्षेत्र के प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कर्क रेखा जो है कि नहीं गुजरती है, बताना है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं। तो देखिएगा कर्क रेखा जो है कि वो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है, यानी कि महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती हैं, बाकी गुजरात और मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती हैं। हम जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती हैं। अब उस 8 राज्य कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं, ये है मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हैं।
तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है। 107वां प्रश्न है अरावली और विंध्याचल के बीच में जो पठार है यानी कि मालवा का पठार है ये अवस्थित हैं, और अरावली पर्वत जो राजस्थान राज्य में स्थित हैं और इसका सर्वोच्च जो शिखर होता है ये गुरु शिखर है। तो इस तरीके से जबकि देख सकते हैं इसी में कि विंध्याचल पर्वत जो है उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, तो आप जान सकते हैं कि यूपी है यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार तक जो है ये विंध्याचल पर्वत का विस्तार देखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में मिलता है। ये प्रश्न अभी पहले भी मिला था, बिहार इसका सही जवाब है। ये 11 से 6 व्यक्ति इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारते हैं। नेपाल में गंडक नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है। और नेपाल के संबंध में अब तो जानते ही होंगे कि माउंट एवरेस्ट जो है कि वहाँ की सर्वोच्च चोटी है और उसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से यानी कि तीसरे टेस्ट सीरीज का आखिरी प्रश्न है कि भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा जो है कि वो 4096 किलोमीटर है। और ये भी जान सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ ही यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है भारत की वो सबसे लंबी है, जबकि सबसे छोटी जो ये सीमा रेखा है अंतर्राष्ट्रीय तो वो भारत की अफ़गानिस्तान के साथ हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये तीसरा टेस्ट सीरीज था। और अब आइए देखते हैं इसी वीडियो में चौथे टेस्ट सीरीज को जो भूगोल का है, और ये भी क्लास 9th और 10th के लिए हैं। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। और इसमें देख सकते हैं कि इसका जो पहला प्रश्न है यानी कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष की घटना है ये बताना है। भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना हुई थी 1984 में हुई थी, यानी कि 3 दिसंबर 1984 को। और यहाँ पे इस जो है कि यहाँ पे हम बता सकते हैं कि MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, और इसके चलते यहाँ पे काफ़ी क्षति हुई थी और यहाँ पे सैकड़ों लोग जो है कि इसमें मारे गए थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सांप्रदायिक दंगा और आतंकवादी हमलाओं से उत्पन्न स्थिति को भी आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, जबकि भारत में 13 दिसंबर 2001 को यानी कि भारतीय संसद पर भी आतंकी हमला हुआ था। और इसी क्रम में आप ये भी जान सकते हैं कि 26 नवंबर 2008 को यानी कि 26/11 तारीख भी है, देख लीजिए। और इस दिन जो है कि मुंबई के ताज होटल पर भी हमला किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। भारत में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि जनजातियों की संख्या बिहार के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 1.3% जो है कि जनजातियों की संख्या है। और बिहार में 33 प्रकार की अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं, जिसमें उसके नाम आप सुन सकते हैं कि जो संथाली विशेष करके हैं, संथाल, उराव, मुंडा, गोंड, खोंड और ये असुर, बैगा, बंजारा, ये सभी जातियाँ यहाँ पे रहती हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले ज़िले कौन हैं। बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला ज़िला जो है ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है यानी कि उसमें से कोई नहीं है, जबकि देखिए इसका सही जवाब यानी कि पूर्णिया है। न्यूनतम साक्षरता जो पुरुषों का दर है वो कहाँ पाया जाता है, तो पूर्णिया में है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ से अगला प्रश्न है कि भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ स्थित हैं, ये बताना है। और इसका सही जवाब है कि ये कोचीन में स्थित हैं, और इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। और कोचीन भारत का सबसे बड़ा प्रांगण वाला एक तरीके से बंदरगाह है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं। यहाँ से देखिए अब 76 ये प्रश्न होगा कि टाइगा वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। टाइगा वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, सही जवाब होगा यानी कि मृदुकाष्ठ वृक्ष वहाँ पे पाए जाते हैं। और टाइगा जो वन है एक प्रकार से सदाबहार वन होते हैं, और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं यानी कि इस वन में जो वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं काफ़ी। और यहाँ से अगला प्रश्न है कि जलड मरुमध्य जो हैं यानी कि इस्थमस के से क्या अभिप्राय है, यानी कि इससे क्या मतलब है, तो देखिए दो भूखंडों के बीच और दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जो जल की पट्टी होती है तो उसे हम जलड मरुमध्य के नाम से जानते हैं। और इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान कहाँ पर अवस्थित हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान कहाँ स्थित है, देख लीजिए। और सही जवाब इसका है कल्पकम, जो कि तमिलनाडु में है। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि इसके संबंध में एक और आप चीज़ जान सकते हैं। देखिएगा जो तारापुर में यानी कि तारापुर में जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है भारत में सबसे पहले उसे स्थापित किया गया था।
और नेक्स्ट प्रश्न है कि अलमाटी बांध ये किस नदी पर बनाया गया है। देख लीजिए अलमाटी बांध कहाँ है, तो देखिए अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर है और कृष्णा नदी इसका सही जवाब होगा। जबकि कृष्णा नदी की जो लंबाई है 1401 किलोमीटर है। और ये जो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो महाबलेश्वर के समीप होता है, यानी कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी घाट पहाड़ से हुआ है इसका उद्गम जो है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम महाद्वीपीय जल सीमा के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है। भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है, तो कोचीन है और इसका सही जवाब यानी कि कोचीन सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खारे जल की सबसे बड़ी झील है। खारे जल की सबसे बड़ी झील यानी कि इसका सही जवाब होगा उड़ीसा राज्य में है। और उड़ीसा राज्य में कौन सी झील है, तो चिल्का झील है। और चिल्का झील लैंगून झील का भी उदाहरण है। जबकि सांभर झील जो है राजस्थान में वो भी खारे पानी की झील है। और श्रीनगर को झीलों का नगर भी कहते हैं भारत में, आप ये भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं महाराष्ट्र का। अगर देखेंगे हम तो महाराष्ट्र में भी एक झील है और जिसे हम लोनार झील कहते हैं, ये महाराष्ट्र में है। और जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारी झीलें हैं, यानी कि वो तो झीलों का शहर ही है, यानी कि डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील ये सभी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से आग्नेय शैल कौन सी हैं। आग्नेय शैल कौन सी हैं, ग्रेनाइट इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है, तो इसके लिए सही जवाब यानी कि काली और जो कछारी जलोढ़ मिट्टियाँ हैं वहाँ पर बहुत दिनों तक यानी कि सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए चलता रहता है, क्योंकि ये काफ़ी उपजाऊ होती हैं ये मिट्टी। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से 85 इसका देखेंगे हम कि देख लीजिए यहाँ से प्रश्न है कि यहाँ पे आप बताइएगा कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि कुछ प्रश्न कट जाते हैं उसका ऊपरी सिरा जो है, तो वो थोड़ा सा एडिट करने के क्रम में ऐसा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत ऑक्सीजन अणुओं के संयोग से बनती है। ये बताना है कि ये अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनती हैं, तो ये ऑक्सीजन अणुओं के संयोग से बनती हैं। इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन बी होगा। और जो ये ओजोन जो है, ओजोन का फार्मूला हम जानते हैं कि O3 होता है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के ओजोन के एक अणु का निर्माण होता है। ओजोन परत का जो विस्तार है ये 32 किलोमीटर से लेकर के और 60 किलोमीटर तक पाया जाता है। जबकि जो ओजोन परत हैं यानी कि वो पृथ्वी के लिए एक तरीके से सुरक्षा कवच का काम करती हैं, आप ये सब जानते हैं। भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है। भूचाल का जो अपकेंद्र होता है यानी कि पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु होता है जो भूकंप उद्गम केंद्र के पर उसके ऊर्ध्वाधर होता है, यानी कि सही जवाब ऑप्शन ए है। और निम्नलिखित में से किस ये बताना है कि किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम विक्षोभों के कारण वर्षा होती हैं, तो इसका सही जवाब है कि पंजाब और हरियाणा ये सही जवाब है, जहाँ पे शीत ऋतु में भी मौसमी विक्षोभ के कारण वहाँ पे वर्षा हो जाती हैं। और इसका 88 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ने का काम कौन सी पहाड़ियाँ करती हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ इसके लिए सही जवाब होगा। और नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु राज्य में हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हम देख सकते हैं आगे हैं इसका कि और नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है तो डोडा बेटा है जो 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहाँ से हम अगला प्रश्न देखते हैं कि गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है। 100 नदी हैं जो गंगा के दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ से कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लौह और कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं। लौह और कोयले का सर्वाधिक भंडार ये किस क्षेत्र में है, तो आप देख सकते हैं इसका सही जवाब है कि छोटनागपुर पठार जो हैं यहाँ पे लौह, कोयला और लोहे का सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है। जबकि छोटनागपुर पहाड़ को भारत का रूर भी कहा जाता है, आप ये भी याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ये बताना है कि भारत में कुल्लू घाटी ये किसकी खेती के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी जो है ये किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो आप देख सकते हैं कि ये सेब की खेती के लिए, यानी कि ऑप्शन सी है सही जवाब। और कुल्लू घाटी कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग व्यापार कौन सा है।
अटलांटिक महासागर ये इसका सही जवाब होगा, जो विश्व की सर्वाधिक व्यस्ततम समुद्री मार्ग हैं इस तरीके से। और यहाँ से देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से वे 2 राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं। लौटते हुए मानसून के दौरान चक्रवात आते हैं वो कौन से 2 राज्य हैं, देख सकते हैं आप, ऑप्शन देखिए जल्दी से। सही जवाब है इसका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो हैं। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि इसका 94 नंबर प्रश्न देखते हैं कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। दामोदर इसका सही जवाब है, यानी कि जो दामोदर घाटी परियोजना है ये भारत की सबसे पहली परियोजना है। और नेक्स्ट यहाँ से हम प्रश्न देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन सा है, तो देख लीजिए पानी है, जो कि बिजली के लिए नवीकरणीय संसाधन है। और अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। म्यांमार के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है, असम की सीमा नहीं लगती है, जबकि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड इसकी सीमा जो है वो म्यांमार से लगती हैं। और यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो समुद्री सतह पर अगर जब भूकंप आता है वो सुनामी कहलाता है। हम जानते हैं कि सुनामी जो है कि जापानी भाषा का शब्द है। और नेक्स्ट है कि जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला जो राजमार्ग है यानी कि NH-44 है, और इसका सही जवाब आप देख लिए। और अगला प्रश्न है कि देवदारू के पेड़ विशिष्ट वनस्पति हैं, ये बताना है। तो ये किस प्रकार के वनों के विशिष्ट जो है कि ये वनस्पति हैं, आप देख सकते हैं। 99 ये प्रश्न है और सही जवाब है कि शंकुधारी जो ये वनों के ये जो है कि विशिष्ट वनस्पति हैं देवदारू के पेड़। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा देख लीजिए, बाढ़ भी हैं, भूकंप भी हैं। न्यूक्लियर विस्फोट जो होता है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि वो मानव जनित आपदा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है, यानी कि लिंगानुपात सबसे कम है, तो ये कहाँ का है, तो हरियाणा में है। हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। और कितना है आप देख सकते हैं, 879 इसका सही जवाब है, यानी कि 879 जो है ये हरियाणा का लिंगानुपात है जो सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा कहाँ का है, तो केरला का है, यानी कि 1084। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हरियाणा कहीं दिख नहीं रहा है, यानी कि ऑप्शन ई इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के चारों ओर के वायुमंडल के ताप स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों यानी कि परतों का सही विन्यास है, आप देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है, आप देख लीजिए, इसमें से सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि क्षोभ मंडल है, फिर उसके बाद समताप मंडल और फिर उसके बाद से थर्मोस्फीयर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती हैं। जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती हैं, वर्षा ऋतु होगी। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती हैं। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है बिहार में, और जलोढ़ मिट्टी इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है। भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत जो होता है यानी कि वो वर्षा जल है, और सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा। और भारत में जो वर्षा होती है वो मानसून के कारण होती हैं। और भारत में मानसून का प्रवेश कहाँ से होता है, तो मालाबार तट से होता है, यानी केरला से होता है। और सिंचाई की बात करें, अगर जल प्राप्ति के मामले में बात करें तो नलकूपों से सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है भारत में उत्तर प्रदेश में होती हैं। और भारत में लगभग 8% वर्षा जल का उपयोग होता है। तो ये इससे संबंधित कुछ आंकड़े थे। बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती हैं। बिहार में लगभग जो है कि यानी कि 3/4 जो भूमि है, यानी कि हम बता सकते हैं कि ये भूमि कृषि के अंतर्गत आती हैं। और बिहार की कुल आबादी का जो 79% जो हिस्सा है वो कृषि पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि निर्भर है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न 107वां प्रश्न है कि भारत के सादे मानचित्र में दक्षिणी पठार को प्रदर्शित करना हो तो किस रंग से उसकी पुताई करना उपयुक्त होगा। तो उसका सही जवाब है यानी कि भूरे रंग से उसकी पुताई करना सबसे अच्छा होगा, यानी कि सही जवाब है, ठीक है, भूरे रंग से इसकी पुताई करना होगा, यानी कि पठारी क्षेत्रों को हम यहाँ से दिखा सकते हैं। और नेक्स्ट है कि भारत का, देखिए यहाँ से अगला प्रश्न 108वां प्रश्न होगा कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है। भारत का सुदूर जो पश्चिमी बिंदु है यानी कि गुजरात में है, यानी कि गुहार मोती गुजरात में स्थित हैं, यानी कि इसमें देशांतर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसके लिए सही जवाब होगा, यानी कि 68 डिग्री 60 मिनट जो हैं ये पूर्वी देशांतर जो गुजरात में है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी मैदान को क्या कहते हैं। पश्चिमी तट के उत्तरी मैदान को क्या कहते हैं, तो
कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और इस तरीके से देख सकते हैं आप कोरोमंडल तट के बारे में भी जान सकते हैं। जो कोरोमंडल तट हैं यानी कि पूर्वी तट के दक्षिणी भाग हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का तटीय मैदान होता है। मालाबार तट जो हैं ये केरल तट को कहते हैं और इसके अंतर्गत जो है कि पश्चिम का घाट आता है, पश्चिम का दक्षिणी भाग आता है यानी कि मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। जबकि जो कोंकण हैं ये पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग हैं और ये दमन से गोवा तक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से 110वां प्रश्न है और ये सेट टेस्ट सीरीज 4 का अंतिम प्रश्न है कि तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तिलहन के संबंध में कौन सा कथन सही है देख सकते हैं, तो आप ऑप्शन पढ़िए, देख लीजिए। यहाँ से इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में भी होता है और प्रसाधन उद्योग में भी कच्चे माल के रूप में होता है, भी सही है। जबकि जो इसका दूसरा ऑप्शन है यानी कि तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है जबकि दक्षिणी भारत में रबी की फसल हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही हैं और ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये चौथा टेस्ट सीरीज और तीसरा टेस्ट सीरीज हम लोगों ने एक ही वीडियो में देखा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी इसके बाद और भी प्रैक्टिस सेट हैं जो अर्थव्यवस्था में और राज्य व्यवस्था और ज्योग्राफी का, मात्र इसके बाद अब 2 टेस्ट सीरीज बचा हुआ है जिसको अपलोड कर दिया जाएगा।